अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर नंबर 7 टॉपिक है हमारा आज का इलास्टिसिटी, और इसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट इज़ हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही मज़े का टॉपिक है हमारा आज का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास ये एक फिक्स्ड स्पोर्ट है। इस फिक्स्ड स्पोर्ट के साथ ये मैंने एक स्प्रिंग अटैच कर लिया। अगर इस स्प्रिंग के साथ ये मैंने एक मास अटैच किया हुआ और ये हैंग किया हुआ है। अब ये देखें, सपोज इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मास, अगर हम मास की वैल्यू को इंक्रीज करें यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि जो स्प्रिंग है ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम, जब उनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं तो उन फोर्सेस की वजह से तीन तरह की चेंजेस आती हैं इनमें। या तो इनकी शेप चेंज हो जाती है, या फिर इनकी लेंथ चेंज हो जाती है, या फिर इनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स इन तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फोर्स हम इनके ऊपर अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के नतीजे में जो चेंज आती है उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है उस फोर्स का, दैट इज डीफॉर्मिंग फोर्स। उस फोर्स को हम किसका नाम देते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन सच ऑब्जेक्ट्स, जब इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होती है, द लेंथ, शेप और वॉल्यूम, इन तीनों में से कोई एक चीज, एक दो चीजें, कोई एक चीज हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके चेंज होने की वजह से हम उसको किसका नाम दे देते हैं? उस फोर्स को जो इनको चेंज करती है उस फोर्स को हम किसका नाम दे देते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स का। लेकिन हमने एक और भी चीज ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं व्हेन वी रिमूव दिस डीफॉर्मिंग फोर्स, जब हम इस डीफॉर्मिंग फोर्स को वहां से रिमूव करते हैं, द ऑब्जेक्ट रीस्टोर्स इटसेल्फ इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन। वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने आप को वापस दोबारा अपनी असली हालत में ले आते हैं। तो इट मीन स्टूडेंट्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है, ये हमारा आज का टॉपिक है एंड दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की हम डेफिनेशन क्या करेंगे कि हमारे पास व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्स, जब हमारे पास बॉडी के ऊपर जो डीफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होती है उसको हम रिमूव करते हैं, देन द बॉडी रिस्टोर्स इटसेल्फ इनटू इट्स ओरिजिनल शेप। ये हमारे पास जो बॉडी होता है ये अपने आप को दोबारा अपनी असली हालत में वापस ले आता है। सच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलास्टिसिटी। ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की स्टूडेंट्स, इसको हम किसका नाम देते हैं? इलास्टिसिटी का। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन करना चाहें तो वी कैन से दैट, हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलास्टिसिटी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी टू रीस्टोर। ये हमारे पास किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें टू इट्स ओरिजिनल शेप, ये अपनी ओरिजिनल शेप में को रीस्टोर कर लेता है। एंड शेप या लेंथ या वॉल्यूम जो भी चीज़ चेंज हुई होती है उसको रीस्टोर कर लेता है व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, जब डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो रिमूव की जाती है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। हम इसको इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू restore to its original shape when deforming force is removed। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स जो होती है उसको रिमूव करते हैं तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो अपने आप को रीस्टोर कर ले अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, तो हम इसको किसका नाम देते हैं? इलास्टिसिटी का। तो इट मीन्स हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आते। सपोज ये मार्कर है, अगर मैं इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा हमारे पास बेंड हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा ये वापस अपनी असली पोजीशन में आ जाता है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी इसकी इलास्टिसिटी है।
लेकिन अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा अबव अ सर्टेन लिमिट, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अपनी ये स्ट्रेस, अपनी ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बढ़ा दूँ, तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट परमानेंटली डीफॉर्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा, दोबारा अपनी वैल्यू को रिस्टोर नहीं करेगा, अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक की जो खसूसियात होती है प्लास्टिसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज नोन एज स्ट्रेस, वो स्ट्रेस है, और जो इसमें चेंज आ रही है दैट इज नोन एज स्ट्रेन। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं, पहली है स्ट्रेस और दूसरी है स्ट्रेन। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है हमारे पास? स्ट्रेस हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर की डेफिनेशन होती है बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन जो है हमारे पास वो किसकी है? स्ट्रेस की है। फोर्स का सॉरी प्रेशर का यूनिट जो है हमारे पास वो भी क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया एफ ओवर ए। तो सिमिलरली हमारे पास स्ट्रेस जो है उसका यूनिट भी हमारे पास क्या है? एफ ओवर ए। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेस सॉरी उसमें हम पी से रिप्रेजेंट करते थे प्रेशर से, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रेस से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑन यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया हमारे पास सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेशर के अंदर हम फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो परपेंडिकुलरली एक्ट होनी चाहिए। इसके अंदर भी हमारे पास जो यूनिट एरिया होता है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी। तो एंड पे हम ऐड करेंगे यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्टूडेंट स्ट्रेस की हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या आ गई? फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास? न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ गया स्ट्रेस का। तो आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रेन। हमारे पास जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें जो चेंज आती है स्टूडेंट्स दैट इज नोन एज स्ट्रेन। अब यहाँ पर देखें चेंज के लिए मैंने आपके लिए पास तीन वर्ड्स यूज किए थे, या तो शेप चेंज होगी, या लेंथ चेंज होगी, या वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो शेप चेंज हो रही है तो फिर हम इसको किसका नाम देंगे? शेयर स्ट्रेन का। अगर उसकी लेंथ चेंज हो रही है तो फिर हम इसको किसका नाम देंगे? टेंसाइल स्ट्रेन का, स्ट्रेस अप्लाई करने की। अगर उसकी वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम भी दे सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लेकिन स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर जो चीज़ डिस्कस हुई हुई है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेन, तो मैं सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेन को ही डिस्कस करूंगा। तो जब हम स्ट्रेन की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेन क्या है हमारे पास? स्ट्रेन जो है हमारे पास जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो चेंज इन लेंथ, जो उसकी लेंथ चेंज होती है हमारे पास, या चेंज इन शेप, या चेंज इन वॉल्यूम, मैंने बताया तीनों में से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, अगर लेंथ की बात हो रही है। अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे, अगर शेप की बात हो रही है तो शेप से रिप्लेस कर देंगे। चूंकि यहाँ पर वर्ड मैंने लेंथ यूज किया तो स्टूडेंट्स कौन सी स्ट्रेन पैदा हो रही है इसके अंदर? टेंसाइल स्ट्रेन। तो यानी कि ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई टेंसाइल स्ट्रेन की। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि स्ट्रेन चाहे टेंसाइल हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो, चाहे शेयर हो, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। और फिजिक्स के अंदर बेटे जब भी हमारे पास दो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो ली जाती है तो ऊपर और नीचे सेम वैल्यू होती, सेम यूनिट होता है। तो यूनिट यूनिट से कैंसिल हो जाता है, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आप कह सकते हैं, आपसे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट क्या है? तो स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। यहाँ अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए चेंज इन लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, नीचे ओरिजिनल लेंथ, इसका यूनिट मीटर। तो हमारे पास मीटर मीटर से कट गया तो हम इधर क्या लिखेंगे?
नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसका। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि हमारे पास चेंज इन लेंथ को अगर हम डेल्टा एल से जाहिर करें तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ जो है उसको स्टूडेंट्स हम एल नॉट कहे और जो इंक्रीज लेंथ उसे एल कहे, तो एल नॉट चूंकि छोटी होगी, एल नॉट इंक्रीज होगी, हम इस इंक्रीज लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देंगे, दिस इज कॉल्ड चेंज इन लेंथ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ को अगर मैं लिख लूँ डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ को लिख लूँ मैं एल नॉट, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेन का। तो इधर लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसके बाद आपने एक हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखनी है, दैट इज हुक्स लॉ। व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ पेश किया। वो लॉ क्या था कि जितने भी हमारे पास इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद होती है, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि स्ट्रेस जो होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अबव द हमारे पास वो क्या कहाँ तक इनकी जो इलास्टिक लिमिट होती है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर आप देखें, सपोज मेरे हाथ में ये एक स्प्रिंग है, मैं इस स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ के स्ट्रेच कर रहा हूँ, यानी कि जैसे जैसे मैं इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाई जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रेन जो है वो भी क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट्स फॉर दैट पर्पज वी हैव टू डिफाइन हुक्स लॉ। हमें हुक्स लॉ को डिफाइन करना है। और हुक्स लॉ क्या है हमारे पास? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ हमें ये बता रहा है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम फिजिक्स के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो इसको रिप्लेस करते हैं किससे, इक्वल से, और साथ क्या आ जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ से ये जो स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये फैक्टर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के। अब यहाँ पर ये बड़ी मज़ेदार डेफिनेशन बन गई हमारे पास एक और। पहले तो आप हुक्स लॉ को ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, पहली डेफिनेशन कि स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने एक बात और याद रखनी है कि ये जो कांस्टेंट होता है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम फिजिक्स के अंदर क्या बोलते हैं बेटे, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। अब हमारे पास ये देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने डिस्कस जो चीज़ करनी है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ यंग्स मॉडुलस। वो है हमारे पास यंग्स मॉडुलस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बता दिया है कि हुक्स लॉ से हमने डिराइव किया है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक मॉडुलस। हमारे पास ये जो रेशियो है बेटे, ये इलास्टिक मॉडुलस है। और इसी इलास्टिक मॉडुलस को यूज करके आज हमने किसको डिफाइन करना है, यंग्स मॉडुलस को। तो यंग्स मॉडुलस जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी स्ट्रेन है, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमने अस्यूम की हुई है एल नॉट है, और उसके बाद जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ किया कि ये एक लेंथ है इसकी, जब हमने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की तो इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, और ये देखिए इसकी लेंथ जो है वो नई लेंथ एल बन गई है। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट चेंज इन लेंथ, तो हम इस बड़ी हुई इंक्रीज लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगी। तो ये सारी कहानी जो है इसको हम स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ को जब हम डिवाइड करते हैं तो स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस की वजह से हमारे पास सिर्फ क्या चेंज हो रही हो, लेंथ चेंज हो रही हो, तो ये कौन सी स्ट्रेन होती है, टेंसाइल स्ट्रेन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारे पास बेसिकली जब हम यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन करते हैं, तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन और इसको हम वाई से जाहिर करते हैं। ये होती क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे आपने सिंपल स्ट्रेन नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, टेंसाइल स्ट्रेन।
तो यहाँ से हमारे पास यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन आ जाती है कि यंग्स मॉडुलस स्टेट्स दैट यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। ये हमारे पास स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जो है इसकी रेशियो है। अब देखें कि हमारे पास ये तो हमने टेंसाइल स्ट्रेन तो डिफाइन कर ली कि ये चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है, तो स्ट्रेन क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्ट्रेन ये आगे बेटे चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल नॉट। और इसी तरह हमारे पास इधर ही मैं लिख लेता हूँ स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो स्ट्रेस क्या है हमारे पास, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हमारे पास ए एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। और चूंकि हमने लेंथ सिर्फ चेंज की है तो इस वजह से हमारे पास जो स्ट्रेन है वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास, ये मैं रेड से इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है बेटे टेंसाइल स्ट्रेन की, और ये वैल्यू आ गई है हमारे पास स्ट्रेस की। अब ये देखिए अगर हम इन दोनों वैल्यूज को बेटे डिवाइड कर दें तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। हम यंग्स मॉडुलस का रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज हम ये वाला हिस्सा इधर से रिमूव कर लेते हैं। अब ये देखें बेटे कि हमारे पास y किसके इक्वल है, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। अब ये देखें बेटा हमारे पास स्ट्रेस जो है इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, और डिवाइडेड बाय, इधर करके लिख लेते हैं इसको, और डिवाइडेड बाय हमारे पास देखें बेटे टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब ये डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो बेटे ये हमारे पास उलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इस वैल्यू का। तो हम y इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटे, एल नॉट ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस जो है इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि अगर हम यंग्स मॉडुलस का यूनिट डिराइव करना चाहें तो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। देखिए बेटे फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन, हमारे पास एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर, और ये जो एल नॉट लेंथ इसका यूनिट मीटर, और चेंज इन लेंथ इसका यूनिट भी मीटर। अब ये मीटर मीटर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास इसका यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये देखिए बेटे यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट भी कौन सा यूनिट होता है, जो स्ट्रेस का यूनिट होता है, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। और यंग्स मॉडुलस जो है हमारे पास दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी यूनिट, सो द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो इन दोनों का यूनिट सिमिलर होता है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले इलास्टिसिटी डिस्कस की, उसके बाद हुक्स लॉ, उसके बाद हमने यंग्स मॉडुलस को इन डिटेल देखा। अब स्टूडेंट मैं हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी को डिस्कस किया, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जब हम उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बेटे वो डीफॉर्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब उस फोर्स को हम किसका नाम दे देते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स का नाम देते हैं। व्हेन वी रिमूव दैट डीफॉर्मिंग फोर्स, जब हम उस डीफॉर्मिंग फोर्स को बेटे रिमूव करते हैं तो क्या होता है, सम ऑब्जेक्ट्स हैव एबिलिटी टू रीस्टोर टू देयर ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन, वो अपनी असली पोजीशन में वापस आने की सलाहियत रखते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। ये बेटे जो खसूसियत होती है ऑब्जेक्ट्स की, इसको हमने इलास्टिसिटी का नाम दिया था। अब यहाँ पर मैंने आपको बात बताई कि जब हम उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डीफॉर्म हो जाते हैं। इट मीन्स जो चीज़ हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, उस एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है दैट इज नोन एज बेटे स्ट्रेस। उसको हमने किसका नाम दिया था, स्ट्रेस का नाम दिया था। और स्ट्रेस की फिर डेफिनेशन जब हमने मैथमेटिकली की तो क्या आगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर हमने इसका यूनिट डिस्कस किया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं देयर कुड बी थ्री पॉसिबल चेंजेस, तीन पॉसिबल चेंजेस उसमें आ सकती हैं। आइदर द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी चेंज, आइदर इट्स वॉल्यूम इज गोइंग टू बी चेंज, और आइदर इट्स लेंथ इज गोइंग टू बी चेंज। तो हमारे पास तीन डेफिनेशंस बनी थी। अगर लेंथ चेंज हो रही है तो टेंसाइल स्ट्रेन, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बेटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और अगर शेप चेंज हो रही है तो शियर स्ट्रेन।
इट मीन्स हमारे पास 3 डेफिनेशंस बनी थी उसकी, लेकिन हमने आपकी बुक के मुताबिक सिर्फ किसको डिस्कस किया, टेंसाइल स्ट्रेन को। तो जब हम स्ट्रेन की डेफिनेशन करते हैं बेटा, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चूंकि ये लेंथ की बात हो रही है तो हम साथ स्ट्रेन के वर्ड क्या लगाएंगे, टेंसाइल। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। फिर मैंने आपको बताया बेटे इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। जब भी फिजिक्स के अंदर हम रेशियो लेते हैं दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की, तो वो यूनिट लेस होती है, क्योंकि वो दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद बेटे हमने हुक्स लॉ डिस्कस किया। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। और फिर जब हमने ये रिलेशन डिराइव किया तो एक और डेफिनेशन की कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज आल्सो हुक्स लॉ। और यहाँ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बेटे बताया कि जो कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहीं से फिर हमने यंग्स मॉडुलस को डिराइव किया। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू वही रेशियो आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन की। टेंसाइल स्ट्रेन और स्ट्रेस की वैल्यूज लिखेंगे पहले, देन हम लिखेंगे कि पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन। हम इनको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज को रिप्लेस करने से बेटा यंग्स मॉडुलस का ये रिलेशन आ गया। इसके बाद हमने देखा कि यंग्स मॉडुलस का जब हमने यूनिट डिराइव किया तो दैट आल्सो बेटा वो भी क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास बेटे स्ट्रेस का यूनिट है वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट है। तो क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। दिस इज व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये बेटे हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन ऑल ऑफ यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। फिर बेटे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।